हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। माई सेल्फ रविंद्र कुमार। तो देखिएगा, निबंधों पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध हैं आपके। इससे पहले भी हम महिला सशक्तिकरण हुआ और आपका जो निबंध है हमारा, एक निबंध हमने अभी हाल फिलहाल में करा है आरक्षण का, ठीक है। उस पर भी हम डीपली चर्चा कर चुके हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि निबंध आपको इस तरीके से समझाए जाएँ कि आप सपोज दैट कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी कि डिक्टो चीज़ याद नहीं हो पाती हैं, तो कम से कम कुछ माइंड्स में फिगर ऐसी चलें उस निबंध के प्रति कि हाँ, हम उसको कवर कर लेंगे। ऐसी पॉजिटिविटी अंदर से आनी चाहिए। कब कवर करेंगे? जब आप उसके बारे में डीप नॉलेज रखते हो, ठीक है। आपको निबंध याद करने का सबसे अच्छा तरीका यह भी है कि आप कोई सा भी न्यूज़पेपर प्रेफर कर रहे हैं तो उसमें जो आलेख आते हैं, एडिटोरियल पेज जो आते हैं, मतलब वो हर किसी की अपनी मुद्दे पर राय होती है। एक पेज होता है अखबार के बीच में, आप भी जानते होंगे, ठीक है। वो जनसत्ता का पेपर होता है, उसमें भी देखने को मिलता है। तो उनकी कटिंग को हेड आप अंडरलाइन करके ज़रूर पढ़ें। क्योंकि आरक्षण का मुद्दा हुआ या भ्रष्टाचार हुआ या बेरोज़गारी हुई या महिला सशक्तिकरण हुआ, तो इन पर आए दिन लेख आते रहते हैं। वहाँ से और भी हम उसको अपनी पकड़ को उस निबंध के प्रति मजबूत बना सकते हैं। बहरहाल आज हम अपने लोकतंत्र के निबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हम निबंध कर चुके हैं, महिला सशक्तिकरण, ठीक है, आरक्षण, उन और जलवायु परिवर्तन, बहुत ही अच्छी तरीके से उनका विस्तार करने की कोशिश की गई है। यह निबंध आपका बिहार जुडिशरी हो आपका, ठीक है, बिहार जुडिशरी हो, बिहार जुडिशरी, यूपी पीसीएसजे हो, अपकमिंग, ठीक है, पीसीएसजे, यूपी अपकमिंग एपीओ हो, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और भी कोई स्टेट जुडिशरी या आरओ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये निबंध है, ठीक है। अब देखा सिंपली लोकतंत्र क्या है भाई, भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा, इतना इंटरनेशनल मतलब नहीं जाएगा। जनरली निबंध आपको भारत के से ही देखने को मिलते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य। या आप बिहार से परीक्षा दे रहे हैं तो बिहार के रिलेटेड आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिहार की संस्कृति के बारे में, संस्कृति माने जो यूनेस्को कुछ धरोहर हैं आपकी, या कुछ ऐसे संस्कृति पर्यटन स्थल हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। बिहार की जो आप कह सकते हैं चर्चित व्यक्ति या महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुल मिला के जिस भी स्टेट की जुडिशरी में अगर निबंध आता है तो आपको उस स्टेट की हर चीज़ का पता होना चाहिए। एक उसके ऊपर समरी आपके पास होनी चाहिए कि क्या क्या व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था कैसी है हमारे स्टेट्स के, जिसका आप जुडिशरी में अगर उसका निबंध आता है कि इसमें महान व्यक्तित्व कौन कौन हुए हैं, या उसमें कुछ सांस्कृतिक धरोहर हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये आपका दायित्व बनता है, जब आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्ज़ाम देते हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस स्टेट के बारे में, उसकी संस्कृति, कल्चर, उसके जो महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में भी आपको पता हो। वो आपसे पूछ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लोकतंत्र शब्द, लोकतंत्र को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, ठीक है। लोकतंत्र, लोगों का तंत्र, लोगों का तंत्र। एक महान आपके कह सकते हैं जो व्यक्ति हैं, अब्राहम लिंकन, उन्होंने कोटेशन दिया था, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, ठीक है। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अब ये क्यों लिखना पड़ा है? ये इसलिए लिखना पड़ा है कोटेशन, छोटा कोट्स इसलिए हम देते हैं कि उससे हमारा निबंध में एक अच्छा प्रभाव जाए। मैं हर निबंध में कोशिश करता हूँ कि उससे पहले आप कोई ऐसे कोटेशन हो जिससे निबंध का एक कह सकते हैं कि दूरदर्शिता उसमें दूरदर्शिता झलके, जो सामने वाला एग्जामिनर चेक करे तो उसमें दूरदर्शिता भी स्पष्ट हो कि हाँ, नॉलेज है, ठीक है, मतलब कुछ कहने का परिप्रेक्ष्य रख दिया गया है। अब देखिएगा, लोकतंत्र, लोगों का शासन, स्पष्ट दिया गया है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अब देखिएगा, लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के बारे में ही होगा। शुरू में कुछ हम देखते हैं, इसमें आप संदर्भ बनाते हैं या प्रस्तावना बनाते हैं। मेरे ख्याल से प्रस्तावना या संदर्भ ना लिखें, थोड़ा सा इस तरीके से भी लिखें, पैराग्राफ टाइप में उसको दर्शाने की कोशिश करें। लोकतंत्र, लोकतांत्रिक राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र होता है जहां नागरिक अपने मत देने के अधिकार को इस्तेमाल करके अपनी सरकार चुनते हैं। इसका मेन फ़ायदा जो लोकतंत्र का है वह यही है कि अगर वहाँ के जन, वहाँ के लोग सरकार से असंतुष्ट हैं तो वे समय समय पर, जब चुनाव का समय आता है, तो अपने मत से उसको सरकार से हटा भी सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये फेवरेबल है हमारे लिए तो उसको और भी समय के लिए चुन सकते हैं। लोकतंत्र में अपनी आज़ादी है, अपने मत देने की आज़ादी है,
कि स्वतंत्र रूप से हम मत दे सकते हैं। ठीक है, एक यही आज़ादी है जिसमें किसी को नहीं पता होता है कि सामने वाले ने किसको वोटिंग की। ये एकमात्र ऐसी आज़ादी होती है, आपको बता भी देगा कोई तो इसमें कन्फ्यूज़न ही रहता है किसने किसको वोट किया किसने नहीं। तो ये अपना स्वयं का अधिकार होता है, एक आप कह सकते हैं कि पर्सनली आप इसको बिना किसी दलगत स्वभाव के जिसको चाहें उसको वोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी लोकतंत्र को कभी कभी बहुमत के शासन के रूप में भी जाना जाता है। दुनिया भर के कई देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, लेकिन अपनी विशेषताओं के कारण भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। अब जनसंख्या इतनी बड़ी है, चीन में तो लोकतंत्र है नहीं, हालांकि अब तो हम सब में विश्व में सबसे बड़े हो चुके हैं जनसंख्या मामले में, चीन को भी पीछे छोड़ सकें ये भी हमारी एक उपलब्धि है, बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कर चुके हैं हासिल। किसी चीज़ में करें ना करें, लेकिन हम जनसंख्या के मुद्दे पर चीन को छोड़ चुके हैं, जनसंख्या के मुद्दे पर छोड़ चुके हैं। लेकिन हम चीन से आपका एक कह सकते हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ या जो वहाँ पर प्रगति हो रही है, हाईटेक प्रगति हो रही है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। जो बात माननी है वो सर्वसत्य है। ठीक है, लोकतंत्र से तात्पर्य है लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार से है। लोकतांत्रिक राष्ट्र में नागरिकों को वोट देने और उनकी सरकार का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त होता है। लोकतंत्र तो विश्व के सबसे बड़े अच्छे शासन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यही कारण है कि आज विश्व के अधिकतम देशों में क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। कुछ थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट डाल देंगे कि वर्ष स्वतंत्रता के समय या इस तरीके से, तो वो और थोड़ा इफेक्टेबल बन जाता है। ठीक है, जैसे 1947 में ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त होने के बाद भारत में लोकतंत्र का गठन किया गया था। इससे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का जन्म हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभावी नेतृत्व के कारण ही भारत के लोगों को वोट देने और उनकी सरकार का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो अब तक आप ये तो समझ गए होंगे लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जहाँ पर जिस देश में लोकतंत्र व्यवस्था होती है उस देश के नागरिक स्वतंत्र होते हैं अपने मत किसी पार्टी को देने के लिए, अपने मत के अनुसार सरकार चुनने के लिए। ठीक है, अब जैसे लोकतांत्रिक भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांत इस प्रकार है। आखिरकार लोकतंत्र है वो बात ठीक है, लेकिन इसके भी अपने कुछ स्तंभ हैं, कुछ बिंदु हैं जिनसे मिलकर इसका गठन होता है। वह कैसे होता है, संप्रभु आपका आता है। ठीक है, संप्रभु समाजवादी ये सभी आपके प्रस्तावना के हैं। ठीक है, वर्ड्स जो हैं, तो संप्रभु का मतलब है स्वतंत्र, किसी भी विदेशी शक्ति के हस्तक्षेप या नियंत्रण से मुक्त देश को चलाने वाली सरकार नागरिकों द्वारा एक निर्वाचित सरकार है। भारतीय नागरिकों की संसद स्थानीय निकायों और राज्य विधानमंडलों के लिए किए गए चुनावों द्वारा अपने नेताओं का चुनाव करने की शक्ति है। संप्रभु क्या है कि हम अपने आप में संप्रभु हैं, मतलब हम किसी के भी अधीन नहीं हैं, हम किसी के भी अधीन नहीं है, हम किसी के आप कह सकते हैं एक अंग्रेजी शब्द शायद कोलिजियम होता है, उस हम इस प्रकार से किसी के अधीन नहीं है, हम अपने आप में संप्रभु हैं। ठीक है, समाजवादी क्या है, समाजवादी का अर्थ है आपका समाजवाद या समाजवादी देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता, देश के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता। ठीक है, सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी। लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ है विकासवादी, लोकतांत्रिक और अहिंसक साधनों के माध्यम से समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करना, धन की एकाग्रता कम करने तथा आर्थिक असमानता को कम करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। तो समाजवादी का मतलब क्या होता है, समाजवादी मतलब सभी देश के नागरिक जो होंगे उनको सामाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी समान रूप से ही प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखते हैं हम धर्मनिरपेक्षता, इसका क्या अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्षता देखें तो इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का चयन करने का अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता मतलब जैसे हमारा राष्ट्र है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई धर्म नहीं है। ठीक है, मतलब हमारा जो राष्ट्र है, हमारा भारत देश जो है, हमारा हिंदुस्तान जो देश है, हमारा इंडिया जो देश है, उसका कोई धर्म नहीं है, रिलीजन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि धर्मनिरपेक्ष अर्थ का मतलब क्या होता है कि इसके अनुसार धर्म का चयन करने का अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से मिला हुआ है। भारत में किसी को भी किसी भी धर्म का अभ्यास करने या उन सभी को अस्वीकार करने का अधिकार है।
धर्मनिरपेक्ष से मतलब क्या है कि वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के राइट है कि वह इस धर्म को या उस धर्म को छोड़ भी सकता है, अपना भी सकता है। ठीक है। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है, जो भी सरकार हो, और उनके पास कोई आधिकारिक राज्य धर्म नहीं है। भारत का लोकतंत्र किसी भी धर्म को अपमान या बढ़ावा नहीं देता है। मतलब भारत का जो लोकतंत्र है या जो भी भारत की सरकार है, वह किसी भी धर्म को ना तो अपमानित करेगी और ना ही बढ़ावा देगी। ठीक है। फिर हमारा है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक क्या होता है जी? इसका मतलब है कि देश की सरकार अपने नागरिकों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित हुई है। सिंपल सी बात है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों ने एक तंत्र के तहत, एक पारदर्शिता प्रणाली के तहत अपनी सरकार को चुना है। ठीक है। देश के लोगों को सभी स्तरों, वहाँ आपके संघ हो, राज्य हो, स्थानीय हो, 3 स्तर की तो प्रणाली है हमारे यहाँ, संघ, राज्य और स्थानीय। ठीक है। अपनी सरकार का चुनाव करने का अधिकार है। लोगों के वयस्क मताधिकार को एक आदमी एक वोट के रूप में जाना जाता है। मतदान का अधिकार किसी भी भेदभाव के बिना रंग, जाति, पंथ, धर्म, लिंग या शिक्षा के आधार पर दिया जाता है। ठीक है। न सिर्फ राजनीतिक बल्कि भारत के लोग सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का भी आनंद लेते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि किसी भेदभाव के बिना हमारा ये वोटिंग का अधिकार दिया जाता है। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र, ठीक है, गणतंत्र के बारे में बात करें तो राज्य का मुखिया आनुवंशिकता राजा या रानी नहीं बल्कि एक निर्वाचित व्यक्ति है। गणतंत्र, ठीक है, कौन होगा? वो आनुवंशिक तौर से नहीं होगा, वह एक निर्वाचित व्यक्ति होगा। राज्य के औपचारिक प्रमुख अर्थात भारत के राष्ट्रपति, राज्य से यहाँ पर सूचित किया जा रहा है पूरे देश को। ठीक है। जब आप राज्य की परिभाषा देखते हैं तो उसमें राज्य का बहुत बड़ा विस्तार है। राज्य से कोई आप कह सकते हैं कि अर्ध सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वे भी राज्य में आती हैं। ठीक है। तो राज्य देश को भी प्रदर्शित करता है। तो राज्य शब्द का तो आप ओबियसली जानते होंगे, जुडिशरी के विद्यार्थी हैं। इसका बहुत बड़ा विस्तार है। 5 साल की अवधि के लिए चुनावी प्रक्रिया द्वारा लोकसभा राज्यसभा द्वारा चुने जाते हैं, जबकि कार्यकारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। तो गणतंत्र बेसिकली क्या होता है? गणतंत्र से यहाँ पर दर्शाया गया है कि आनुवंशिक राज्य नहीं होगा भारत का, कौन होगा? राष्ट्रपति, जिसके लिए समय समय पर क्या होंगे? चुनाव होते रहेंगे। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये कुछ आपके अभी तक देख रहे हैं आप लोकतंत्र के ही पॉइंट है। ठीक है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो आर्टिकल 19 को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं। आप इसके सब आर्टिकल भी होते हैं, 19 में शायद 6 हैं। ठीक है। उनको भी अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारत के सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने, अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रेस पत्रकारिता भी विचारों के प्रचार का एक साधन ही है, इसलिए अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है आपका कि प्रेस की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है। तो जाहिर सी बात है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपकी आर्टिकल 19 में आती है। तो उसी में क्या आएगी? प्रेस की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, मतलब फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता भी आएगी। सामाजिक न्याय, ये भी लोकतंत्र का एक बिंदु होता है आपका। एक विचार के रूप में सामाजिक न्याय की बुनियाद सभी मनुष्यों को समान मानने के आग्रह पर आधारित है। इसके मुताबिक किसी के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि सामाजिक न्याय के नारे ने विभिन्न समाजों में विभिन्न तबकों को अपने लिए गरिमा में जिंदगी की मांग करने और उसके लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। मतलब सामाजिक न्याय से मतलब है कि समाज में जिस वर्ग के भी लोग रह रहे हैं सभी को समान न्याय मिलेगा, फिर वो चाहे अपर कास्ट के हों फिर चाहे लोअर कास्ट के हों। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन सभी को समान न्याय की व्यवस्था की गई है। अब भारतीय लोकतंत्र द्वारा सामना किए जाने वाली चुनौतियाँ, जो प्रमुख चुनौतियाँ हैं कि हमारे जो एक लोकतंत्र प्रणाली है उसमें क्या क्या चुनौतियाँ हैं। ठीक है। संविधान एक लोकतांत्रिक राज्य का वादा करता है और भारत के लोगों को सभी प्रकार के अधिकार के प्रदान करता है, सभी प्रकार के अधिकार प्रदान करता है। कई कारक हैं जो भारतीय लोकतंत्र को प्रभावित करने का कार्य करते हैं तथा इसके लिए एक चुनौती बन गए हैं। क्या क्या विषय हैं वो, उनको भी देखेंगे। इन्हीं में से कुछ निम्नलिखित कारकों के विषय में नीचे चर्चा की गई है। अब क्या चर्चा की गई? पॉइंट टू पॉइंट। जैसे पहला है निरक्षरता, इलिटरेसी। ठीक है। मतलब लिटरेसी तो साक्षरता होती है, इलिटरेसी निरक्षरता।
तो लोगों को निरक्षरता सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जो कि भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत के बाद से हमेशा सामने आती रही है। भाई जब साक्षर नहीं होगे तो आपको लोकतंत्र के मुद्दे क्या पता चलेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ हम भी अपनी आवाज़ रख सकते हैं। आप संविधान पढ़ेंगे, आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आप देख रहे होंगे अब समाज में मतलब हर कोई संविधान का सहारा लेकर के आर्टिकल के माध्यम से अपनी बात को रखता है, और जो रखने का अधिकार भी है। ठीक है, शिक्षा लोगों को बुद्धिमानी से वोट देने के अपने अधिकार का उपयोग करने में सक्षम बनाती है। एक गरीबी भी इसमें अड़चन आती है, गरीबी। ठीक है, गरीबी गरीब और पिछड़े वर्गों के लोगों से आमतौर पर हमेशा ही राजनीतिक दलों द्वारा छेड़छाड़ की जाती है। राजनीतिक दल उनसे अक्सर वोट प्राप्त करने के लिए रिश्वत तथा अन्य प्रकार के प्रलोभन देते हैं, तो ये भी मुद्दा रहता है। जातिवाद बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत क्रिटिकल मुद्दा है। ठीक है, जातिवाद। स्वतंत्र भारत की राजनीति में सत्ता लोलुपता ने जातिवादी भावनाओं को और ज़्यादा उभारने का प्रयास किया है। वोट बैंक बनकर चुनाव जीतकर सत्ता पर कब्जा कर सत्ता सुख भोगने की राजनीतिक दलों एवं जनप्रतिनिधियों की आकांक्षा ने इसे सदा बढ़ाया है। अब इसमें सभी को इंक्लूड कर दिया गया है। भाई जो आपका जातिवाद है कि हम इस जाति को SC का दर्जा देंगे, इसको SC का दर्जा देंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र पे चोट है। मतलब एक पर्टिकुलर उसको सॉल्यूशन ना निकाल करके समय समय पर उनको लुभावने अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, कर्नाटक में आपने सुना होगा एक जाति है, शायद मैं भूल रहा हूँ उसको, तो उनको मतलब उनकी ये मांग थी कि हमको ST या आप कह सकते हैं हिंदुओं से अलग किया जाए। तो इस तरह की डिमांड ये इलेक्शन के टाइम पर आती रहती हैं। ठीक है, बहुत सी आपकी ट्राइबल्स हैं, ईस्टर्न एरिया जो ईस्टर्न स्टेट है वहाँ की भी ट्राइबल्स हैं, उनके भी अलग अलग मुद्दे होते रहते हैं। तो वर्तमान में जातिवाद ने न केवल यहाँ की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रवृत्तियों को प्रभावित किया है, अपितु राजनीति को भी सर्वाधिक प्रभावित किया है। राजनीति कह सकते हैं आपकी लगभग भारत की राजनीति अगर इनडायरेक्टली हम कहें तो लगभग 60 से 65% ज़्यादा ही होगी, और वो जातिगत आप कह सकते हैं स्वरूप पर आधारित है। ठीक है, परंपरागत भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना भारतीय राजनीति की एक अद्भुत विशेषता थी। लोकतंत्र के साथ इनकी स्थापना के साथ ही यह धारणा बनी थी कि धीरे धीरे जातिवाद का अंत हो जाएगा, लेकिन इतना सुधार नहीं हो पाया है। भ्रष्टाचार, लोकतंत्र है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार की भी झलक देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार लोकतांत्रिक संस्थानों की लोकतंत्र संस्थानों को आपके कमज़ोर करता है, आर्थिक विकास की रफ्तार को धीमा करता है और सरकार में अस्थिरता पैदा करने में एक भूमिका अदा करता है। भ्रष्टाचार देश के राजनीतिक और आर्थिक ढांचे पर निर्भर करता है, साथ ही देश के सांस्कृतिक और निजी स्तर के नैतिक कारक भी उसमें प्रभावित करते हैं, उसे प्रभावित। अच्छी बात यह है कि एक देश में एक फलता फूलता लोकतंत्र और देश के मतदाता भ्रष्ट लोगों को नकारते आ रहे हैं, ये भी एक मुद्दा है। कोई सरकार अगर जनता को लगता है कि हमारे स्टेट की सेंट्रल कोई सरकार है जो एक भ्रष्ट तौर पर अपनी पहचान बना रही है, भ्रष्ट होती जा रही है, तो फिर जनता के हाथ में अपनी क्या है, एक पावर है, वोटिंग की पावर है, वह उसके माध्यम से आप उसको वह बदल भी सकती है। ठीक है, राजनीतिक हिंसा आए दिन होती रहती है, आप तो देखते हैं। ठीक है, राजनीतिक हिंसा, इसमें भी जिक्र यहाँ पर किया गया। धार्मिक कट्टरवाद ये भी है। ठीक है, धार्मिक कट्टरवाद तो बहुत ही कह सकते हैं आप, हमारा जितना सोशल मीडिया क्या होता है, एक प्लस पॉइंट भी होता है, हर चीज़ का नेगेटिव पॉइंट भी होता है। अब सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं, बहुत कम मतलब एक तरीके से कह सकते हैं बहुत कम एक्सप्रेस होती हैं। और नेगेटिविटी की चीज़, किसी ने किसी धार्मिक मुद्दे पर या किसी जाति के प्रति कुछ बोल दिया तो वो एकदम से उसको बस सर्कुलेट कर देते हैं। अब जनता भी ऐसे मतलब थोड़ा उसमें समय नहीं देते कि हाँ अपने आप को कि हाँ क्या ये सही है क्या नहीं। ये आए दिन दंगे वगैरह ये क्यों होते हैं, ये इसलिए होते हैं, मुद्दा क्या रहता है कि कहीं ना कहीं हम उस पर विचार नहीं कर पाते हैं। ये जनता जो है, अब लिटरेसी तो काफ़ी बढ़ चुकी है ना, आप भी देख रहे होंगे आए दिन, अब लिटरेसी बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी आप क्यों विश्वास कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। भाई आप उस पर थोड़ा सा समय दे करके सोच भी तो सकते हैं, आप क्यों उस मैसेज को फॉरवर्ड या सर्कुलेट कर रहे हैं जिससे कि स्थिति और गंभीर हो सकती है। तो सोचने की क्षमता भी अब आपके अंदर विकसित हो चुकी है, सामाजिक लोग हैं, ठीक है, पढ़े लिखे लोग हैं, तो फिर बिना पढ़े लिखे और पढ़े लिखों में फ़र्क क्या रह जाएगा। जब एक बिना पढ़ा लिखा और एक कुंठीन सोच का व्यक्ति उस चीज़ को फैला रहा है और आप भी पढ़े लिखे उसमें ही आ रहे हैं, तो फिर इसका कोई उद्देश्य नहीं रह जाता। ये हमारे लोकतंत्र पर ही चोट होती है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा लोकतंत्र है, विश्व में नंबर 1 मतलब हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं,
और उसमें ये छुटपुट घटनाएं कि उसने ये कह दिया तो ऐसा हो जाएगा, उसने ये कह दिया। भाई थोड़ा सा सोचने का तो समय तो होगा। अब ये कोई आपसे कोई फ़ोन कॉल करके कहे कि मैं तेरे को शाम तक शूट आउट कर दूंगा, लेकिन आप उसकी तह में तो जाएंगे कि हाँ ये कहाँ से कॉल आई है। आप तो पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। पुलिस किस लिए है? हमारे पुलिस बल किस लिए हैं? आपको प्रायोरिटी तो पुलिस को देनी चाहिए कि पुलिस किस लिए है। भाई आप अगर कानून सुधारने की, या आप अगर मान लीजिए आपको किसी ने धमकी दी, कुछ दिया, तो आप उसको उसी की तरह ट्रीट करेंगे। आप तो आपकी संवैधानिक ढांचे हैं, संवैधानिक तंत्र है, उसका सहारा लेंगे। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या होता है कि सद्भावना भी ज़रूरी है, वरना हमारा लोकतंत्र कहीं ना कहीं क्या होता है, उसकी नींव जो है ना, जो महान पुरुषों ने उसकी नींव रखी थी, ठीक है, बहुत उसको आघात होता है। जो महान विचारक, जो संविधान निर्माता उस समय थे, जिन्होंने इतनी मेहनत करी संविधान बनाने में, एक अच्छा हमें संविधान बना करके दिया। ठीक है, आज बना करके दे दो, जो आप देखते हैं आए दिन संविधान के बारे में नहीं पता होगा क्या होता है संविधान। बस यहाँ तक कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच है। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच की कोई लिमिट है? क्या आप हमारे जो लोकतंत्र था उस पर आघात तो नहीं कर रहे हैं? तो ये सारी बातें हैं जो सभी को एक स्तर से समझने की भी ज़रूरत होती है। निबंध के निष्कर्ष में आते हैं थोड़ा। ठीक है, निबंध के निष्कर्ष में तो भारत के लोकतंत्र की दुनिया भर में काफ़ी प्रशंसा की जाती है। प्रशंसा इसलिए भी की जाती है क्योंकि लगभग सभी आपके इतनी जाति हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, आप विविध तरीके की संस्कृति है, विविध तरीके के कल्चर हैं, सभी एक समान एक रूप में रहते हैं और सभी को लोकतांत्रिक रूप से समान अधिकार प्राप्त हैं। सबसे बड़ी ये बात है। ये नहीं कि ये जैन है तो ये मतलब इनके वोटिंग की प्रायोरिटी वो कम होगी, सबका एक समान है। ठीक है, देश के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार उनके जाति, रंग, पंथ, धर्म, लिंग या शिक्षा के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना दिया गया है। देश के विशाल सांस्कृतिक और भाषाई विविधता वाले लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही आज के समय में लोगों के बीच यह मतभेद एक गंभीर चिंता का कारण बन गया है। भारत में लोकतंत्र के सुचारू कार्य को सुनिश्चित करने के लिए हमें इन विभाजनकारी प्रवृत्तियों को रोकने की आवश्यकता है। तो लास्ट में कहीं ना कहीं निबंध में निष्कर्ष के तौर पर वहाँ पर पॉजिटिविटी लाइन दे दी गई है कि हमें इनको कम करने की भी ज़रूरत है, ये जो इस तरह की प्रवृत्तियाँ हैं। तो कुल मिला के हमने निबंध देखा, आपका लोकतंत्र से रिलेटेड आपका निबंध देखा, जो आपके अपकमिंग बिहार जुडिशरी हो या अपकमिंग यूपी एपी हो आपका आने वाला, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और अपकमिंग यूपी पीसीएसजे या अदर स्टेट जुडिशरी जो भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका बैच हमारा चल रहा है बिहार जुडिशरी का। आप हमारे नंबर पर 7500110314 पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, लाइव क्लास वगैरह सारी चल रही हैं और नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में आपके टेलीग्राम पर दिए जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। ओके।